Welcome to the channel, friends. Hope you all are doing good, and I'm sure you had a fantastic Diwali. Festive season start हो चुके हैं, छुट्टियों का time. Nothing better than holiday, right? Vacation, vacation, vacation. So आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट रेंटिंग ऑप्शंस इन कनाडा फॉर न्यू इमिग्रेंट्स. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे. सो इन कनाडा रेंटिंग के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं. पहला ऑप्शन है आपका कॉन्डो. Second option is apartment, third option is basement, and fourth option is individual houses. Individual houses like your detached, semi-detached or townhouse, right? So in this video I'll talk about all 4 options. फिर उनको आप किस वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं एंड उसका रेंट कितना होता है, उसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और क्या फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, फिर उसमें आपके यूटिलिटी के चार्जेस कितने होते हैं, इन सब के बारे में विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्डो एंड अपार्टमेंट से. सो कॉन्डो एंड अपार्टमेंट अगर देखा जाए तो ज़्यादा अलग नहीं है एक दूसरे से. दोनों एक हाई राइज बिल्डिंग के फ्लैट्स की तरह हैं, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वेरी करती हैं, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है फॉर एनीवन to go to decide whether they want to rent out condo or they want to rent out apartment. तो पहली अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ की, कॉन्डो में आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं कंपेयर टू अपार्टमेंट. तो अगर फैसिलिटीज़ पे हम जाएं तो यू विल गेट स्विमिंग पूल, यू विल गेट जिम, देन बिजनेस सेंटर, पार्टी लॉन, बारबेक्यू सेंटर, then also you will have covered car parking, lockers. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको एक अपार्टमेंट में नहीं मिले. कुछ नए अपार्टमेंट्स हैं जिनमें स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, बट जो अपार्टमेंट्स काफ़ी पुराने हैं उनमें ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी. तो ये फैक्टर जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस का है वो है सिक्योरिटी. कॉन्डो एंड अपार्टमेंट दोनों ही काफ़ी सिक्योर है, लेकिन कॉन्डो में थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा है बिकॉज कॉन्डो में कॉन्सियाज रहता है. सो आपका कॉन्सियाज है तो देयर विल बी अ सिक्योरिटी पर्सन सिटिंग देयर 24/7. बट वहीं अपार्टमेंट में बात करें तो देयर वोंट बी एनी कॉन्सियाज. आपका मैनेजमेंट ऑफिस रहेगा, बट मैनेजमेंट ऑफिस ऑब्वियसली इट विल नॉट बी ओपन फॉर 24/7. उनके कुछ टाइमिंग रहते हैं, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ऑफिस विल रिमेन ओपन, बट दे वोंट बी एनी कॉन्सियाज. सो ये एक फैक्टर है जो कि कॉन्डो में काफ़ी अच्छा है कि आपके पास कॉन्सियाज है. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी ऑनलाइन आपने परचेज़ किया है, देन कॉन्सियाज अगर है आपकी बिल्डिंग में, देन दे विल टेक द डिलीवरी ऑन योर बिहाफ, और जिसको आप बाद में कलेक्ट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ अपार्टमेंट आपको यू हैव टू बी देयर इन द अपार्टमेंट, अदरवाइज दैट डिलीवरी विल बी रिटर्न. एंड थर्ड फैक्टर फाइनेंशियल. तो कॉन्डो एंड अपार्टमेंट में अगर रेंटिंग के प्राइस देखा जाए, रेंटिंग कॉस्ट देखा जाए, देन कॉन्डो इज़ ऑलवेज ऑन अ हायर साइड. उसके काफ़ी रीज़न्स हैं. जो पहला रीज़न है, कॉन्डो में आपको आपकी वॉशिंग, लॉन्ड्री, ड्रायर आपकी बिल्डिंग के अंदर ही मिलते हैं, आपके कॉन्डो और फ्लैट के अंदर ही रहते हैं. अपार्टमेंट में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई अपार्टमेंट मिले जिसमें आपको आपकी लॉन्ड्री आपके फ्लैट के अंदर मिले. नहीं तो अदरवाइज देयर विल बी अ कॉमन लॉन्ड्री. वहाँ पे फिर आपको मतलब दैट कॉमन लॉन्ड्री विल बी फॉर द कंप्लीट अपार्टमेंट. लाइक जितने भी टेनेंट उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, everyone will be using that common laundry. So again, from hygiene perspective, somebody will like it, somebody will not like it.
सो इट्स योर कॉल. अगर आपको कॉमन लॉन्ड्री से कोई इशू नहीं है देन ऑब्वियसली अपार्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं. सेकंड थिंग इज़ in condo you will get air conditioning. So by default in Canada heat is mandatory. तो by law heat आप चाहे condo में रहें चाहे apartment में रहें heat आपको by law provide करी जाएगी. लेकिन हाँ समर के टाइम पे एयर कंडीशन की ज़रूरत बहुत होती है. यहाँ पे टेम्परेचर गोज़ क्लोज टू 40 डिग्री. तो 40 डिग्री ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव विदाउट AC. तो कॉन्डो में आपको AC रहेगा, अपार्टमेंट में आपके पास AC नहीं रहेगा. देन थर्ड थिंग इज़ मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस की अगर बात करें आपका कुछ आपकी प्लम्बिंग में प्रॉब्लम हो गई है, आपकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो गई है, वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके कुछ अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम हो गई है. तो इन केस ऑफ कॉन्डो ऑब्वियसली अगर अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम हुई है तो आपको यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर ओनर, क्योंकि कॉन्डो इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंटिटी एंड अपार्टमेंट इज़ ओन्ड बाय अ कॉर्पोरेट और अ बिजनेस एंटिटी. तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर ओनर. फिर ओनर देन अगेन ही विल डिसाइड उसको रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है. देन फिर आपके रेंट एग्रीमेंट में और लीज एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट हाउ मच यू विल हैव टू पे इन केस ऑफ एनी रिप्लेस और रिपेयर नीड्स टू हैपन. तो वो एक कॉस्ट आपके ऊपर आता है इन केस अगर कुछ अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम होती है. इन केस ऑफ अपार्टमेंट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके मैनेजमेंट ऑफिस में जाना है, आपको कंप्लेन करनी है आपके अप्लाइंसेस में ये प्रॉब्लम हो गई है, एंड उनका जो स्टाफ रहता है दैट्स अवेलेबल ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक. तो वो आपकी कंप्लेन पे दे विल सेंड दी स्टाफ, दे विल कम एंड दे विल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम. तो इसमें आपके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं आता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है इन केस ऑफ अपार्टमेंट. फोर्थ थिंग इज़ द रेंट कॉस्ट. सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें वन बेडरूम किचन की in this location, in Mississauga location, तो condo will go around 2000 to 2200. डिपेंड करेगा कि वो उसका साइज़ कितना है, वो उसमें उसके साथ एक डेन है या फिर इट्स विदाउट डेन. तो ऑन एन एवरेज वन बेडरूम की 2000 to 2200 के आसपास रेंट होगा. वहीं अपार्टमेंट की अगर बात करें तो इट विल बी वेरी चीप. आई मीन इट विल बी अराउंड 1700, समवेयर अराउंड 1500 to 1800. सो यस. 2 BHK अगर 2 बेडरूम की बात करें तो 2 बेडरूम ऑब्वियसली कॉन्डो में 2400 से मिनिमम आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, और वहीं अपार्टमेंट आपको अराउंड 2000 और 2100 में आपको यू विल गेट दी अपार्टमेंट. एरिया वाइज अगर देखा जाए तो अपार्टमेंट जितना मैंने देखा है अपार्टमेंट कॉन्डो से थोड़े बड़े ही होते हैं. उनका स्क्वायर फीट, उनका एरिया कंपेयर टू कॉन्डो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है. तो वो भी आप सोच सकते हैं. हम बात करते हैं बेसमेंट की. तो बेसमेंट कनाडा में सबसे चीप रेंटिंग ऑप्शन है. तो बेसमेंट आपके ये जो भी आपके इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं उसमें बेसमेंट का प्रोविज़न होता है. तो यहाँ पे काफ़ी लोग उसको फिनिश्ड करवा के रेंट पे डालते हैं. तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब अभी नहीं है, आप जॉब सर्च कर रहे हैं एंड उतना एक्सपेंस आप लिविंग पे या फिर रेंट पे नहीं कर सकते हैं, देन बेसमेंट इज़ द परफेक्ट ऑप्शन. बेसमेंट में भी अभी आपके पास चॉइसेस होती हैं. कुछ बेसमेंट वॉकआउट बेसमेंट होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके बैकयार्ड पे ओपन होते हैं. कुछ बेसमेंट की एंट्रेंस सिर्फ अलग होती है बट वो बिलो द ग्राउंड होते हैं. आई मीन थोड़ा वो डिप्रेसिंग हो जाता है अगर कंपेयर टू द अदर काइंड ऑफ बेसमेंट जहाँ पे आपका डायरेक्ट बैकयार्ड पे ओपनिंग है. बट
गिव और टेक उसके रेंट काफ़ी कम होते हैं अपार्टमेंट और कॉन्डो के कंपैरिजन में। अगर कॉन्डो से तो हम हटा देते हैं, अगर हम अपार्टमेंट से भी कंपेयर करें तो अगर 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको 1700 या 1800 के आसपास मिलता है, तो वही बेसमेंट आपको अराउंड 1400, 1300, 1500 अराउंड दिस रेंज आपको मिलने के चांसेस हैं। डिपेंड करेगा कि किस लोकेलिटी में आप ले रहे हैं। फिर उस घर के आसपास कोई बस स्टॉप है, ग्रॉसरी स्टोर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके रेंट की वैल्यूएशन होगी। बट ऑन एन एवरेज विद इन 1500 आपको 1 बेडरूम हॉल एक अच्छा बेसमेंट रेंट पे मिल सकता है। तो वहाँ पे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं अगर आप एज अ न्यू इमिग्रेंट हैं यहाँ पे। फिर बेसमेंट में आपको एक और एक्सपेंस हो सकता है, आपको यूटिलिटीज़ के कॉस्ट शेयर करने पड़ सकते हैं ओनर के साथ। तो नॉर्मली अगर आप कोई भी ऐड सर्च करेंगे या फिर ऐड देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है कि यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड और 30% शेयरिंग और 40% और 50% शेयरिंग। तो यूटिलिटीज़ में आपके हीट, देन वाटर, देन आपके इंटरनेट चार्जेस, एयर कंडीशनिंग, तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ के अंदर आती हैं। तो इसका अगर 30% आपको शेयर करना है तो एक घर का एवरेज अराउंड $200 to $300 के आसपास यूटिलिटी बिल होता है। तो हाँ, उसके अकॉर्डिंगली ये भी आपका एक एडिशनल कॉस्ट होगा आपके रेंट में। अब इसमें जो लास्ट बचता है वो है आपका इंडिविजुअल हाउसेस। सो इंडिविजुअल हाउसेस, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके लिए बेस्ट इंडिविजुअल हाउसेस होंगे। उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप टाउन हाउस देख सकते हैं, आप सेमी डिटैच देख सकते हैं, आप डिटैच देख सकते हैं। टाउन हाउस और सेमी डिटैच में जो डिफरेंस है वो बस इतना है कि टाउन हाउस में आपके दोनों साइड आपके घर होंगे, तो इट मीन्स आपकी जो वॉल्स हैं, जो आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं, वो अटैच हैं किसी और घर से। सेमी डिटैच में आपका एक साइड ओपन होगा, एक वॉल कॉमन होगी, और डिटैच इज़ आपका इंडिविजुअल प्लॉट पे जो आपका घर है वैसा। तो टाउन हाउस के रेंट थोड़े कम होते हैं, देन फिर सेमी डिटैच, एंड देन ऑब्वियसली डिटैच के सबसे ज़्यादा रेंट होते हैं यहाँ पे। तो इनमें जो एक रेंट के अलावा जो एक बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ड्यूरिंग विंटर यहाँ कनाडा में आपको आपके घर के सामने जो पाथवे होता है, जो फुटपाथ या फिर जो वॉकिंग होता है, वो वहाँ से आपको स्नो हटानी पड़ेगी। आप वहाँ पे स्नो नहीं छोड़ सकते हैं, इट्स द लॉ। तो जितना भी आपका हाउस का सामने का एरिया है आपको वो पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो वो एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है ड्यूरिंग विंटर, जब आप 25 सेंटीमीटर की स्नो जमी हुई है और आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू like the video, share the video. Thank you everyone.